हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पूरा हमने वो चैप्टर पढ़ लिया था, अच्छे से उसके सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। तो आज हम करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स। चलिए, तो इनके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप एक बार रिवाइज कर लीजिए कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ चुके थे। हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा, प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ा, न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ा, बोर मॉडल के बारे में पढ़ा। ठीक है, जो वाटरमेलन की तरह क्या था मॉडल हमारा था। ठीक है, जो हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी हमने पढ़ी साथ ही। फिर हम बच्चों आइसोटोप्स, आइसोबार हमने पढ़े, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा, वैलेंसी के बारे में पढ़ा, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थोड़ा बहुत सॉल्व किए थे चैप्टर के बीच में। ठीक है, लगभग हमने यही सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे इस चैप्टर में। चलिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? सिंपली हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है थॉमसन ने। नेक्स्ट, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई? तो वो की है रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन? तो प्रोटॉन पे किस प्रकार का चार्ज होता है? कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमें सिंपली पता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से लिखा जाता है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इस पर होता है जीरो चार्ज। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, ये किस में होते हैं? एक एटम के अंदर होते हैं, जहां पर उसके बीच में सेंटर में डेंस में क्या होता है? डेंसली, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके जो बाहर की जो कक्षाएं हैं या हम ऑर्बिट्स जिसे कहते हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, अब न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर्ड किया? डिस्कवर किया था बच्चों चैडविक ने। ठीक है, तो इसको ना हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, ईट पर नाच। अच्छा, ईट पर नाच से क्या मतलब है? ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब है प्रोटॉन, और एन का मतलब है न्यूट्रॉन। ठीक है, टी का मतलब है थॉमसन, जे थॉमसन। आर का मतलब है रदरफोर्ड, जो हमारे साइंटिस्ट रदरफोर्ड है। और सी एच का मतलब है चैडविक। ठीक है, सी एच का मतलब है चैडविक। तो आप याद कर सकते हैं ईट पर नाच, इस तरीके से ईट पर नाच। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, टी यानी कि थॉमसन, आर यानी कि रदरफोर्ड, और चैडविक को च यानी कि जेम्स चैडविक। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये याद रह सकता है। तो ये एक ट्रिक है जिससे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व करते हैं, उनके अराउंड क्या करते हैं? घूमते हैं। तो कैसे घूमते हैं? एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। कैसे? फिक्स्ड ऑर्बिट में। हम जानते हैं इस प्रकार से हमारा क्या होता है, देखो ये है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ये क्या हमारा न्यूक्लियस है। इसके बाहर से ये क्या होते हैं? फिक्स ऑर्बिट्स होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स ऑर्बिट्स होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से रिवॉल्व करेगा। ठीक है, इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो इनके क्या होते हैं? फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं। जैसे पहले उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्टिकल इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस? अब न्यूक्लियस के बाहर कौन सा पार्टिकल होता है? देखो न्यूक्लियस के बाहर, देखो ये है हमारा न्यूक्लियस, ये क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बाहर यानी कि आउटसाइड
कौन सा पार्टिकल है, देख पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन। कौन सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। चलिए, तो इन्हें नोट कर लीजिए बच्चों, इन क्वेश्चंस को, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू। अब एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, जो हमारा परमाणु संख्या वो किसके बराबर है। हमें पता है जितने हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसके बराबर होता है, किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। वही मास नंबर किसके बराबर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब ऐड किया जाता है उसके बराबर। ठीक है, व्हाट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। और न्यूट्रल पार्टिकल क्या होते हैं, न्यूट्रल यानी कि उदासीन, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता, वो होता है बच्चों हमारा न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या होता है, वो होता है हमारा न्यूट्रॉन। अच्छा, एक चीज हमें यहाँ पर देखनी है कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे Z भी कहा जाता है, वो किसके बराबर होता है। चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से इसको समझा था। वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो अगर आपको इस तरीके से, ये न्यूक्लियस है, इसमें कहा जाए कि इसमें है 8 प्रोटॉन। ठीक है, इस तरीके से इसके बाहर शेल में है कुछ इलेक्ट्रॉन, इस शेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप क्या इतना देख करके इसका एटॉमिक नंबर बता सकते हो। बिल्कुल आप एटॉमिक नंबर बता सकते हो। देखो, एटॉमिक नंबर है किसके बराबर, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो इस तरीके से अगर आपको ये एटम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आप आसानी से इसका एटॉमिक नंबर बता सकते हो। आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 8 है, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। ठीक है, सिंपल, इजी। अब मास नंबर की बात करते हैं। अगर हम कह रहे हैं मास नंबर, तो ये जो मास नंबर है बच्चों, ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर लेंगे तो हमारा मास नंबर आ जाएगा। तो अगर कोई भी हमें दिया हुआ है, जैसे जैसे कोई एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, इसमें है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। इस तरीके से इसके बाहर शेल्स में है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से कोई हमारा एटम दिया हुआ है। तो क्या आप इसमें Z बता सकते हो, देखो Z आप बता सकते हो, Z है 6, यानी कि एटॉमिक नंबर है 6। क्या आप इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6। क्या आप इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 6। क्या आप इसमें मास नंबर बता सकते हो, मास नंबर को बच्चों A से भी डिनोट किया जाता है, मास नंबर यानी कि A। तो क्या आप इसमें मास नंबर बता सकते हो। हाँ, आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करना है, 6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12। कितना हो गया, A कितना हो गया, 12। इजीली आप बता सकते हो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, चलो ये भी सिंपल बात हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, ये दो फॉर्मूले तो हमें समझ में आ गए और ये आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड आगे हम और क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि न्यूट्रल पार्टिकल्स हमारा न्यूट्रॉन है। पॉजिटिव पार्टिकल्स कौन सा है, पॉजिटिव पार्टिकल्स है प्रोटॉन। और नेगेटिव पार्टिकल्स कौन सा है, नेगेटिव पार्टिकल कौन सा है, नेगेटिव पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रल पार्टिकल कौन सा है, न्यूट्रल पार्टिकल है हमारा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो याद हो जाएगा, P पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रल, N फॉर न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। आप साइन से याद कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन का ऐसा कुछ साइन होता है। ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा साइन होता है, तो आपको याद हो जाएगा, सिंपल। चलिए, तो नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए,
तो ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली चार्ज, इनमें से कौन सा जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है? तो सिंपल है, प्रोटॉन है, हमें ज्यादा इसमें वो करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है ना, आइसोटोप हैज। अब आइसोटोप क्या होते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, तो आप इनमें से डेफिनेशन चूज कर लेंगे कौन से आइसोटोप है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये दोनों क्या है, आइसोटोप है। और ये दोनों भी क्या है, आइसोटोप। ठीक है, हमने कहा, हमने दो एग्जाम्पल लिख रखे हैं, एग्जाम्पल 1 ये रहा और एग्जाम्पल 2 ये रहा। अब हम कह रहे हैं ये दोनों ही क्या है, आइसोटोप्स हैं। सो आप ये डेफिनेशन देख करके बता सकते हैं कि आइसोटोप की डेफिनेशन करेक्ट वाली क्या है जो यहाँ पर लिखी हुई है। एन आइसोटोप इज सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। क्या ये है? देखो, एटॉमिक नंबर सेम डिफरेंट मास नंबर, तो इनमें देखो एटॉमिक नंबर तो सेम दिख रहा है और मास नंबर कैसा दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है। इसमें भी सेम, देखो एटॉमिक नंबर सेम दिख रहा है और मास नंबर कैसा दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है। चलो अगला है डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर, कि एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है और मास का नंबर सेम है, लेकिन यहाँ पर ऐसा तो नहीं है। अगला है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। देखो सेम मास एंड एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर भी सेम है और मास नंबर भी सेम है। तो आप पहचान सकते हैं इनमें से डेफिनेशन कौन सी करेक्ट है। देखो डेफिनेशन सही है ये वाली, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, जो कि ये वाली डेफिनेशन है। एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है और मास नंबर डिफरेंट, हमें दिख रहा है ना यहाँ पर। देखो कार्बन कार्बन एटॉमिक नंबर तो दोनों का 6 है ना, लेकिन दोनों के मास में डिफरेंस है, इसका मास है 12, इसका है 14। वहीं क्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है 17, लेकिन मास नंबर दोनों के क्या है, डिफरेंट है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज गिवन बाय। अच्छा, एक शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये किसके द्वारा हमें पता चलता है? ये एक फॉर्मूला होता है 2n², है यहाँ पर है, ये रहा 2n²। 2n² से हमें पता चलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल होंगे। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू k l m n से पता चलती है। n की वैल्यू अगर 1 है फर्स्ट शेल, n की वैल्यू सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस तरीके से तो हम करते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट शेल के लिए अगर हम निकालें, फर्स्ट शेल के लिए 2n², यानी कि 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड शेल के लिए निकालें 2n², यानी कि 2 × 2 का स्क्वायर, 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वैसे ही सेम यहाँ पे 2 × 3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। वैसे यहाँ पर 2 × 4 का स्क्वायर, यहाँ पर हो गए 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को शेल पर बताते हैं कि एक शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये तो बात हो गई। दूसरी चीज, जो आउटर शेल होगा, जो सबसे बाहर वाला जो शेल होगा, पहले वाले शेल की बात नहीं करें, जो आउटर शेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, उसमें बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, पहले शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन हो ना हो, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पहले वाले शेल्स में तो रूल के अकॉर्डिंग होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये क्या है, यहाँ पर एक रूल था जो हमने पढ़ा था। ठीक, चलिए इतना नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए उसको अपनी आफ्टर अपना वो कंप्लीट करने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। अच्छा, सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 होता है। ठीक है, 10 किसका होता है, 12 किसका होता है, 13 किसका होता है, ये आप यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, विच ऑफ दीज है जीरो वैलेंसी। अब इनमें से कौन सा जिसकी वैलेंसी 0 होती है,
तो हमें सबकी वैलेंसी पता होनी चाहिए या वैलेंसी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, तभी तो हमें पता लगेगा कि जीरो वैलेंसी किसकी है। वैसे आपको पता होगा कि जो हमारी नोबल गैसेस है, जिनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, उनकी वैलेंसी जीरो होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ना उसके लिए कि इनर्ट गैसेस क्या होती है, उनकी वैलेंसी जीरो होती है, ये आपको पता चल गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनर्ट गैसेस होती कौन सी है। ठीक है, चलो तो ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन के आउटर शेल में, अच्छा सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आता है तो सिंपली आप निकाल सकते हैं वैलेंसी को, है ना। ठीक है, चलो अब इनर्ट गैसेस जो होती है वो होती है हमारी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे हमारी जो गैसेस हैं ये क्या होती हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं। ठीक, चलो फिलहाल इतने आप याद रख सकते हैं। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है बच्चों, 8 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, नियॉन का 10 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये कितने हो गए, 2,6, ये तो 1 ही है, यह 2,8, यह 2,5। ठीक है, वैलेंसी की बात करें, अब देखो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने और चाहिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 चाहिए। यानी कि सिंपली हम क्या करते हैं, 8 से माइनस कर देते हैं, तो 8 - 6 कर देंगे, कितना आया, 2 इसकी वैलेंसी है। इसकी कितनी वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी 1 होती है बच्चों, क्योंकि इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इसका केस और हीलियम का केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में। नेक्स्ट यहाँ पर है 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वैलेंसी कितनी आ रही है, 0। यहाँ पर 8 - 5 कर लेंगे, कितना आ रहा है, 3। वैलेंसी देखो, इसकी वैलेंसी है 2, 1, 0, 3। देखो कैसे पता चल गया हमें, नियॉन है 3। वैसे हमें पता था कि नियॉन क्या हमारी एक इनर्ट गैस है या नोबल गैस है, तो उसकी जो ऑक्टेट होता है वो पहले से ही कंप्लीट होता है। इस वजह से ये जो सारे गैसेस होती है बच्चों, ये सारी क्या होती है, स्टेबल होती है। क्या होती है, स्टेबल होती है। क्यों स्टेबल होती है, क्योंकि ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट, या हम कह सकते हैं ये क्या होती है, फुली फिल्ड होती है। ठीक है, सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि क्या होती है, ये फुली फिल्ड होती है। इस वजह से भी ये क्या है, स्टेबल है। तो जो स्टेबल होता है वो ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होता है। ठीक है, वो ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होता है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, इतना नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, विच एलिमेंट हैज 1 प्रोटॉन ओनली। अब किसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, वो हमारा हाइड्रोजन है, वो हमें पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। सिंपल, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं बच्चों वो होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रल होते हैं वो होते हैं न्यूट्रॉन। इनसाइड न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। तो जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड मॉडल फेल बिकॉज। अच्छा, रदरफोर्ड का जो हमारे रदरफोर्ड थे उनका मॉडल फेल क्यों हुआ, इट गेव नो मॉडल, ये तो ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि उन्होंने मॉडल दिया था। ठीक है, अगला, इट इग्नोर्ड न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स को इग्नोर किया था, नहीं ये तो था ही नहीं। इट हैड नो इलेक्ट्रॉन्स, ये भी था ही नहीं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब एटम को स्टेबिलिटी को कैसे ये जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो वो हमने उनके मॉडल में देखा था बच्चों, कि उन्होंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब रिवॉल्व करने से क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि एनर्जी अपनी क्या कर लेगा, सारी एनर्जी इसकी खत्म हो जाएगी, एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद ये गिर जाएगा न्यूक्लियस पर। जब ये न्यूक्लियस पर गिर जाएगा तो हमारा जो एटम है पूरा अनस्टेबल हो जाएगा।
ठीक है। तो इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिसको बाद में नील बोर ने आकर के एक्सप्लेन किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है ये कोई एनर्जी लूज नहीं करते, कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते जब ये रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्री उसमें घूमते रहते हैं, तो कोई एनर्जी भी ये क्या नहीं करते, क्योंकि एनर्जी का फैक्टर अगर आएगा तो एनर्जी लूज होगी। ठीक है, एनर्जी लूज होगी फिर ये गिर जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, एटम अनस्टेबल होगा। लेकिन एटम तो कैसा है हमारा, स्टेबल है। ठीक, तो ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इस वजह से इनका जो ये मॉडल था वो फेल हो गया था। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, तो आज हमने किए कुछ इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जो चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। कल हम इससे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे और कुछ डिटेल क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।